हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रशिक्षण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एनटीपीसी सुपर 30 में ये हमारी जनरल अवेयरनेस की अगली क्लास है, क्लास 5। और इस जनरल अवेयरनेस में आपने पिछली क्लासेज में भी देखा होगा और आगे भी देखने को मिलेगा कि जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन पीवाईक्यू सीरीज को हम बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे आपको ये मालूम चल रहा होगा कि इस सीरीज में जो क्वेश्चन जिस पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं और उसमें किस सब्जेक्ट का ज़्यादा महत्व है और करंट अफेयर का अपना क्या वेटेज है इसमें। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिस के माध्यम से ही पूरी होती हैं। और इस श्रृंखला को चलाने का जो उद्देश्य है उसके पीछे का यही है कि आप बेहतर तरीके से एग्जाम पैटर्न को समझते हुए तैयारी में आगे बढ़ें। तो इसी क्रम में आज हम अपना पहला सवाल देखते हैं। देखिए, जिस समय पर एनटीपीसी का 2015-16 में ये पेपर हुआ था उस समय का पेपर है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आपके। तो क्वेश्चन क्या है, वो करंट से रिलेटेड है। और करंट का मतलब कि आपको बहुत अच्छे तरीके से करंट को तैयार करना है। वन लाइनर करंट, फैक्चुअल करंट जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिक जीके के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली ए न्यू स्पीसीज ऑफ बर्ड नेम्ड हिमालयन फॉरेस्ट बर्ड हैज बीन डिस्कवर्ड। हाल ही में पक्षियों की हिमालयी वन चिड़िया नामक खोजी गई नई प्रजाति डॉट 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 में पाई जाती है। तो ये जो अभी नई प्रजाति खोजी गई है ये कहाँ पर पाई जाती है, जिसका नाम है हिमालयन वन चिड़िया या हिमालयन फॉरेस्ट बर्ड। तो देखिए 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका। और 2016 में जो नई प्रजातियों की खोज हुई वो ज़्यादातर आपकी हिमालय के क्षेत्र में होती हैं। और हिमालयी क्षेत्र बोल लीजिए, हिमालयी रीजन। तो हम हिमालयी रीजन को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक तो पश्चिमी हिमालय और एक आपका पूर्वी हिमालय। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आपका लद्दाख आ गया, ठीक है। और उत्तराखंड जो है वो आपका कुमाऊं हिमालय का भाग है, देहरादून भी आपका कुमाऊं हिमालय का भाग है। तो पश्चिमी हिमालय में बर्फ अधिक है और यहाँ पर क्या है, यहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं आपकी पूर्वी हिमालय में। लेकिन इस क्षेत्र में वर्षा जो होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण वनस्पति की सघनता, डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन जो है वो पूर्वी हिमालय में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक मिलेगी। और जिन क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक मिलेगी वहाँ अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के जीव जंतु और अलग अलग प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधे आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पूर्वी हिमालय होगा। और पूर्वी हिमालय जो है वो उत्तर पूर्वी भारत में आता है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। अगला सवाल है कि लेप्रेसी को किस नाम से जाना जाता है। लेप्रोसी को किस नाम से जाना जाता है, एंजाइना, कुष्ठरोग, फूहड़पन, हॉजकिन। तो देखिए, कुष्ठरोग को ही इंग्लिश में लेप्रोसी कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम में बहुत शानदार तरीके से बच्चे इसको कर लेते कि लेप्रोसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। और लेप्रेसी रोग जो है ये एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है, एक संक्रामक रोग है जो कि आपके माइक्रोबैक्टीरियम किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के माध्यम से होता है, ठीक है। तो संक्रामक रोग कौन सा है इनमें से, कुष्ठ रोग, और कुष्ठ रोग को ही हम लोग लेप्रोसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा हमारा। तो देखिए, साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि साइंस में मोस्टली आपको जो चीज़ें कवर करनी है, एक तो विटामिन वाला जो टॉपिक है आपका, आप इसको कवर कर लीजिए अच्छे तरीके से कि हमारे कौन कौन से विटामिन जो हैं वो जल में घुलनशील हैं, कौन कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं। तो ये अलग अलग हो जाएगा। और उनके रासायनिक नाम क्या हैं, हर एक विटामिन के रासायनिक नाम याद कर लीजिए। और इन विटामिन की कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले
रोग, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कोशिका वाले टॉपिक की बात करते हैं, सेल और साइटोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में जितनी भी बायोलॉजी से संबंधित या जीव विज्ञान से संबंधित जितनी शाखाएं हैं उन शाखाओं को याद कर लीजिए। और नंबर 4 पे आता है आपका मानव शरीर, जिसमें आपके सारे तंत्र आ जाएंगे। इतना अगर पोर्शन आपने कर लिया तो एनटीपीसी में साइंस में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है यहाँ पर, है ना। तो रोग, रोग के कारण पूछेगा आपसे, और एक टॉपिक और बच गया इसमें, नंबर 5 रोग, डिजीज, इनके रीजन, और ये कौन कौन से रोग होते हैं, किसके माध्यम से फैलते हैं, कवक के माध्यम से, जीवाणु, बैक्टीरिया, और आपके वायरस से संबंधित रोग कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इनमें कवर करनी है। तो एनटीपीसी कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है इतने बड़े लेवल के जाके कि जहां आप नहीं कर पाएँ। बस बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो साइंस हो या जनरल अवेयरनेस हो, जीके हो, वहां से आपको क्वेश्चंस पूछेगा। चलिए अगला सवाल आपका, संबंधित विश्व धरोहर स्थलों में से किसी एक विषम को ज्ञात कीजिए। फाइंड एनी ऑड वन ऑफ दी रेस्पेक्टिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, उसमें क्या शामिल नहीं है। नंबर 1 राष्ट्रपति भवन, नंबर 2 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल और कोडेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो इनमें से क्या शामिल नहीं है आपका, तो वो राष्ट्रपति भवन है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन को अभी तक विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। ये चीजें याद रखना। और राष्ट्रपति भवन जो है आपका, ये रायसीना हिल पर बना हुआ है, और रायसीना हिल जो है वो अरावली पर्वत का बिल्कुल उत्तर पूर्वी भाग है, और दक्षिण पश्चिम में ये अरावली जो है आपका वो गुजरात में फैला हुआ है। तो गुजरात में एक जगह पड़ती है पालनपुर, यहां से लेकर के यहां तक इसकी कुल लंबाई जो है अरावली की वो 692 किलोमीटर है, जहां ये 4 राज्यों को कवर करता है। नंबर 1 आता है आपका सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद में आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद में आपका दिल्ली, और सबसे ज्यादा विस्तार जो है इसका वो राजस्थान में है, लगभग 550 किलोमीटर। और यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, गुरु शिखर। तो अभी तक राष्ट्रपति भवन को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा वो ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि विषम को ज्ञात कीजिए। फाइंड द ऑड साइलेंट वैली, सिलिकॉन वैली, इंडस वैली और दामोदर वैली। इनमें से पूछा गया है कि जो घाटियां दे रखी हैं आपकी, इनमें से कौन सा विषम है, ऑड है, जो मैच नहीं करता है। तो देखिए साइलेंट वैली जो है ये आपकी क्या है, एक केरल में स्थित शांत घाटी है। शांत घाटी को ही क्या कहते हैं, साइलेंट वैली कहते हैं, केरल में है। सिलिकॉन वैली आपके यूएसए में है। सिंधु घाटी आपकी जो है वो भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है। एक सभ्यता भी रही है भारत में। तो सिंधु और उसके आसपास के क्षेत्र को सिंधु नदी घाटी क्षेत्र कहा जाता है। और दामोदर घाटी जो है ये भी एक नदी घाटी है, जो कि आपकी झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। और इसी दामोदर घाटी में भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है, या कोयला के सर्वाधिक भंडार कहाँ हैं आपके, यहीं पर हैं। इसीलिए हम दामोदर घाटी को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। और इसी नदी पर सबसे पहले, दामोदर नदी पर भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चलाई गई, जिसका क्रियान्वयन डीवीसी के माध्यम से किया जाता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जाता है। और यह परियोजना जो है वो 1948 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश को समर्पित की गई थी।
तो यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सी विषम है। तो देखो, साइलेंट घाटी, सिंधु घाटी और दामोदर घाटी जो है, ये तीनों भौगोलिक घाटियां हैं, जबकि साइलेंट वैली, सिलिकॉन वैली जो है वो यूएसए में स्थित एक आईटी सिटी, या मैं ये कहूँ कि एक आईटी का क्षेत्र है या तकनीकी क्षेत्र है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है आपका कि दिल्ली में जंतर मंतर की स्थापना किस महाराजा ने की थी। तो देखिए, जंतर मंतर भारत में 4 जगह बनाए गए थे। सबसे बड़ा जंतर मंतर आपका जयपुर राजस्थान में है, दूसरा आपका बनारस में है, तीसरा आपका दिल्ली में है और चौथा आपका उज्जैन में है। ये 4 जंतर मंतर की स्थापना की थी जयपुर के कछवाहा राजवंश के जयपुर में जो आपकी जयपुर रियासत रही, जिसकी राजधानी आमेर हुआ करती थी, हम लोग इसे आमेर रियासत भी बोलते हैं, इसी के एक महाराज हुए राजा सवाई जयसिंह द्वितीय। इन्होंने क्या किया था, जंतर मंतर का निर्माण कराया था जयपुर, उज्जैन, बनारस और दिल्ली में। तो सबसे बड़ी जो जंतर मंतर है आपकी वो जयपुर राजस्थान में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, सवाई जयसिंह द्वितीय। अगला सवाल है आपका कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार क्षेत्रफल के संबंध में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहां पर है। तो देखिए, वन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो एक ही राज्य का नाम याद आता है हमको कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, वो आपका मध्य प्रदेश है। तो सबसे ज्यादा वन आपके मध्य प्रदेश में मिलेंगे। और यहाँ पर रिपोर्ट पूछी गई है 15 वाली, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। और ये एक चीज और याद रखना है यहीं पर वन रिपोर्ट में आप लोग, कि कई बार कहता है कि मैदानी भाग के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए और पर्वतों के पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए। तो अगर मैदानी भाग की बात की जाए तो मैदानी भाग में 33% भूभाग पर आपका वन क्षेत्र हो, और पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर आपका 66% भूभाग वन क्षेत्रीय होना चाहिए, ठीक है। ये वन रिपोर्ट बताती है आपकी, और वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी तक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अगला सवाल, अगला सवाल है कि उस सुरक्षा बल का नाम बताइए जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, यानी कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर में कौन सा डिपार्टमेंट नहीं आता है इनमें से। तो बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। बार बार मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है, बेसिक नॉलेज का मतलब कि अगर आपने ठीक तरीके से चीजों को एनालाइज किया है, इमेजिन किया है, ऑब्जर्व किया है, तो आप फिर भी क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। तो इनमें से एक तो है सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, मैं इसको दोबारा से सही लिख दे रहा हूं, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो इनमें से ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है। तो नाम से ही पता चल रहा है आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अलग से रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करेगा, रेल मंत्रालय के अधीन। तो रेलवे मिनिस्ट्री में आपका आरपीएफ काम करता है, तो आरपीएफ होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम नहीं करेगा। बाकी आपका सशस्त्र सीमा बल हो गया, सीमा सुरक्षा बल हो गया, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हो गया, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो ये सब आपके यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, इसीलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका ग्रीन हाउस गैस जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है कौन सी है। तो देखिए, लाफिंग गैस जो होती है आपकी वो N2O होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। अगर इस गैस का छिड़काव कर दिया जाए तो आसपास रहने वाले लोग क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है वो आपके न्यूरॉन सिस्टम पर पड़ता है, जिससे हम लोगों को बहुत तेज हंसी आती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को ही लफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल क्या है आपका, इनमें से किसे बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है, विच ऑफ दीज इज नॉन एज ए ड्वार्फ प्लेनेट। तो ड्वार्फ प्लेनेट का जो कॉन्सेप्ट आया आपका, या बौने ग्रह का जो कॉन्सेप्ट आया आपका,
वो कब आया, तो देखिए 24 अगस्त को 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रहों से संबंधित एक नई परिभाषा जारी की थी। क्या जारी की थी? ग्रहों की नई परिभाषा जारी की थी। और इस नई परिभाषा के अंतर्गत कुछ पैरामीटर्स आपके फिक्स किए गए थे कि अगर कोई भी खगोलीय पिंड इन पैरामीटर को पूरा करेगा वो ग्रह माना जाएगा, अन्यथा वो बौना ग्रह होगा। तो इनमें से कौन कौन से पैरामीटर थे जो नई परिभाषा के अंतर्गत डाले गए? वैसे ग्रहों की सामान्य परिभाषा यही होती है कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, यानी कि जिनकी आउन लाइट नहीं होती है, अपनी लाइट नहीं होती है, उन्हें क्या नाम दिया गया? ग्रह नाम दिया गया। और जो सूर्य के चारों तरफ क्या लगाते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। तो ये बेसिक परिभाषा आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी। लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जिसका जो हेडक्वार्टर है वो चेक गणराज्य में है, जिसे हम चेक रिपब्लिक भी कहते हैं, इसकी राजधानी प्राग वहाँ पर है। तो यहाँ जो मेंबर्स थे इस यूनियन के, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए, जिनमें पहला पैरामीटर तो ये था कि उस खगोलीय पिंड का अपना क्या होना चाहिए? स्वयं का तारा होना चाहिए, और उस तारे से वो क्या लेता हो? प्रकाश लेता हो, तभी वो क्या माना जाएगा? ग्रह माना जाएगा। दूसरा, उसकी अपनी एक घूर्णन गति होनी चाहिए, एक रोटेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से वहां पर दिन और रात की घटना घटित होती हो। तो दिन और रात घूर्णन के कारण ही होते हैं। तीसरा, उस खगोलीय पिंड का एक परिक्रमण गति भी होना चाहिए, यानी कि वो किसकी परिक्रमा करता हो? सूर्य की परिक्रमा करता हो, तभी वो क्या माना जाएगा? ग्रह माना जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, उसका अपनी ग्रेविटी होना चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा? ग्रह माना जाएगा। और पांचवा पैरामीटर दिया कि उसकी एक निश्चित कक्षा होनी चाहिए, फिक्स ऑर्बिट होनी चाहिए, तभी वो ग्रह माना जाएगा। लेकिन प्लूटो एक ऐसा ग्रह था जो वरुण के ऑर्बिट में चला जाता था अपनी ऑर्बिट को छोड़ के, इसीलिए ये क्या करता था? अपनी ऑर्बिट का पालन नहीं करता था। जैसे ये वरुण या नेपच्यून के पास में आता था तो उसकी ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच लेती थी अपनी ऑर्बिट में, तो ये परिक्रमा करते 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 उसके पास चला जाता था, फिर अपनी ऑर्बिट में आता, फिर उसके पास चला जाता, फिर अपनी ऑर्बिट में आता। तो इसने निश्चित कक्षा या निश्चित परिक्रमण पथ का पालन नहीं किया, इसीलिए इसको हमने क्या किया? बौना ग्रह कह दिया। तो 24 अगस्त 2006 से पहले हमारे ग्रहों की जो संख्या होती थी दोस्तों वो 9 हुआ करती थी, और इसके बाद में वर्तमान में हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो प्लूटो को क्या किया गया? बौना ग्रह बना दिया गया। इसी को हिंदी में यम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यम भी इसको कहते हैं। तो प्लूटो रिसेंट में क्या है? आपका एक बौना ग्रह है। और बौने ग्रह का दर्जा इसको किस तिथि को मिला? 24 अगस्त 2006 को। इसके बाद अगला सवाल क्या है? द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज, तो बायोगैस का प्रमुख भाग क्या होता है? तो सबको पता है कि हमारी जो मीथेन गैस है CH4 है, इसी को हम क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। और मीथेन गैस का सबसे अधिक उत्सर्जन वहीं होगा जहां पर धान की खेती होती होगी। और इस मीथेन गैस से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, पिछली बार PCS में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन तो यही आया था कि शनि ग्रह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो शनि पर आपकी 3 गैस मिलती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। इनमें से सबसे अधिक मात्रा में आपकी मीथेन मिलती है। और ग्रीन हाउस गैसों में भी मुख्य गैस कौन सी होती है आपकी? मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इसके अलावा बहुत सारी गैसें हैं। तो इसको बायोगैस का प्रमुख भाग माना जाता है मीथेन को, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला सवाल है आपका कि मैक OS किसके द्वारा पेश किया गया था? तो मैक OS, जिसे मैकबुक के नाम से भी जानते हैं, ये एप्पल ने दिया था। किसने दिया था? एप्पल ने दिया था। और एप्पल हर बार कोई ना कोई चेंजेज अपने फ़ोन में करती रहती है, इसलिए हर बार उसका जो फ़ोन का सिस्टम है वो हर साल महंगा होता जाता है। तो एप्पल कंपनी ने मैक OS दिया था आपका, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि गंगा निकलती कहाँ से आपकी। तो उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है आपका उत्तरकाशी जिला, वहीं पर एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से गंगा का क्या होता है? उद्गम होता है। और पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है आप फरक्का, यहाँ पर आपका फरक्का डैम बना हुआ है, यहाँ से 2 वितरकाओं में बट जाती है नदी।
एक नदी दक्षिण की ओर उतरती है तो इसका नाम हो जाता है हुगली, और एक सीधी गंगा के नाम से निकल जाती है आगे। और इधर से एक नदी आती है बांग्लादेश साइड से, पश्चिम बंगाल सॉरी असम और अरुणाचल प्रदेश से, उसके बाद में ये उसमें जाके मिलती है बांग्लादेश में। तो इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं असम में। उससे पहले हम इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और उत्तरी बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और जमुना के बाद में जब गंगा इसमें मिलती है तो गंगा के मिलने के बाद इसकी जो संयुक्त धारा है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाएगी? पद्मा के नाम से जानी जाएगी। और फिर अंत में मेघना के नाम से दक्षिणी बांग्लादेश में डेल्टा बनाते हुए कहाँ गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जो डेल्टा यहाँ पर बनता है इसी को हम लोग सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के कौन कौन से नाम हैं ये भी याद रखिए आप। गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकलती है भागीरथी के नाम से। किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से। फिर इसमें अलकनंदा नदी आके मिलती है देवप्रयाग में। अलकनंदा जब इसमें मिल जाती है तब इसका नाम होता है गंगा। ठीक है दोस्तों। और फिर प्रयागराज में ये क्या करती है? त्रिवेणी संगम का भी निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है। अब एक चीज और, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यहां पर हम इसको सांगपो कहते हैं। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में दिबांग कहते हैं, दिहांग। उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। उसके बाद उत्तरी बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। मध्य बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती, सॉरी जमुना कहते हैं उत्तरी बांग्लादेश में। उसके बाद पद्मा, और दक्षिणी बांग्लादेश में इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा जो है वो गंगा की और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा होती है। ठीक है। तो यहाँ गंगा का पूछा गया है तो गंगा किस नाम से जानी जा रही है? यहाँ पर पद्मा के नाम से जानी जा रही है। और गंगा की कुल लंबाई अगर पूछ ले तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो 5 राज्यों से होते हुए बहती है आपकी भारत में, जिसमें आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद ये बांग्लादेश में जाके कहाँ हो जाती है? विलीन हो जाती है, इसका निकास हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। तो ये हमारा राइट आंसर था। पद्मा नदी के नाम से गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। इसके बाद में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब भारत में खाली हो जाएगा तो एक चीज ध्यान रखिए कि हमारा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 52 जो है ये प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 जो है वो कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब कि शासन संबंधी जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चीजें दे रखी हैं। ठीक है। और यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति का स्थान तुरंत उपराष्ट्रपति को लेना होता है। और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब आपका मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, वो स्थान लेते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जितने भी आपके वरिष्ठतम जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से कोई ये क्या कर सकता है? इसका स्थान ले लेगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो काम करता है ये सीजेआई करता है। और राष्ट्रपति को किस माध्यम से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग, इंपीचमेंट के माध्यम से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। और राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु जो है आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद अगर खाली हो, ना तो राष्ट्रपति है ना ही उपराष्ट्रपति है,
तब उसके स्थान पर कौन? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पद को शोभायमान करते हैं, उस पद को भरते हैं। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक ... प्रदूषकों के संकेंद्रण के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, जो आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, ये 8 प्रदूषकों के आधार पर क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। बस ये याद रखिए कि 8 प्रदूषक हैं, उनके आधार पर क्वालिटी इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल आपका, लोसोंग कहाँ का प्रसिद्ध महोत्सव है? तो लोसोंग जो है ये सिक्किम का एक प्रसिद्ध महोत्सव है जो हर साल आयोजित किया जाता है। तो राज्य का नाम पूछा है कि लोसोंग कहाँ मनाया जाता है। घूमर नृत्य किससे संबंधित है? तो कुछ ऐसे लोकल आर्ट एंड कल्चर से संबंधित आपको तीज हो गए, त्योहार हो गए और मेले हो गए, इन सब का आयोजन कहाँ कब किया जाता है, तो इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा देखना है, इनको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो लोसोंग त्योहार जो है वो आपका सिक्किम से संबंधित है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या है इसका? बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य पूछा है, यहाँ पर रीजनल डांस पूछा गया है। तो तमिलनाडु में रीजनल डांस जो है वो करगम को माना गया है। कौन सा? करगम। तो करगम तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? और यक्षगान जो है ये कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा। कथकली जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करगम तमिलनाडु का क्या एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगला है, भारतीय मुद्रा नोटों के ऊपरी भाग पर दिखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक कौन सी है? तो देखिए, इस तकनीक को हम लोग लेटेंट प्रिंटिंग कहते हैं, और इसको लेटेंट प्रिंटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक विशेष इंक से ही प्रिंट किया जाता है, जिससे हम लोग नकली नोटों पर क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें। उसके लिए ही अलग से लेटेंट प्रिंटिंग के माध्यम से हर नोट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा जाता है, जो कि इजीली कहीं भी अवेलेबल नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट सवाल है आज का हमारा कि 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पूर्ण अवज्ञा करना, चौरी चौरा घटना का विरोध करना, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की आंशिक अवज्ञा, या सरकार द्वारा नागरिकों के सभी नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करना। तो इनमें से 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था कि अंग्रेजी आदेशों की पूर्ण अवज्ञा करना, कि आज के बाद में अंग्रेजों का कोई आदेश नहीं माना जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये था कि जब गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग रखी थी लॉर्ड इरविन के समक्ष, तो उन 11 सूत्री मांगों पर लॉर्ड इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया था। इसलिए महात्मा गांधी ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। उसके बाद में इंग्लैंड में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो गांधी इरविन पैक्ट के माध्यम से गांधी जी से कहा गया कि आप हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए, और उसके बाद में हम आपने जितनी भी डिमांड हमारे सामने रखी हैं हम उन पर विचार करेंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई विचार नहीं किया गया और गांधी जी बिना सम्मेलन पूरा हुए भारत वापस आ गए थे। तो ये कुछ इतिहास की घटनाएं भी आपको याद रखनी है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, और इसी तरीके से हमारे हर एक क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, और लगातार 30 दिनों तक ये क्लास आपको मिलती रहेगी, और 30 दिनों में आपके मोस्टली जितने अभी तक PYQ पूछे गए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। आशावादी सोच रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।